सो हाय एवरीवन, माय कंटेंट जोन 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले कुछ वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी मोलरता मोलेट थी, ग्राम तुल्यांकी, क्वथनांक में उन्नयन, मोलरता और सारे के सारे जो फॉर्मूले थे उस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। और एक वीडियो में हमने बेसिक पढ़ा था कि क्या होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और वो सारी की सारी। लेकिन आज फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको शुरू से कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो विलयन होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, विलयन होता है 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है। आपने कपूर को देखा होगा, वो सॉलिड फॉर्म में आती है। ठीक है, आपने बर्फ को देखा होगा, वो सॉलिड फॉर्म में आता है। आपने सोडियम को देखा होगा, वो सॉलिड फॉर्म में आता है। तो वो एक प्रकार से हमारा सोडियम हो गया। लेकिन हम उस पर नहीं डिस्कस करेंगे कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैसेस है। हम उस पर पढ़ेंगे कि जो सॉलिड है, सॉलिड से ट्रांसफर लिक्विड में होता है, लिक्विड से गैस में होता है और गैस से वापस उसको लिक्विड बनाया जा सकता है और लिक्विड से वापस उसको सॉलिड बनाया जा सकता है। न कि कपूर, बर्फ और सोडियम का आता है। बर्फ का हम कह सकते हैं कि बर्फ को हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे, ठीक है, और लिक्विड से वापस गैसेस में चेंज करेंगे। लेकिन कपूर को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे ये तीनों चलते हैं। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बर्फ का कि बर्फ क्या होता है। तो बर्फ होता है, ठीक है, बर्फ लिक्विड में होता है तो ये पानी बन जाता है, वाटर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना सिर्फ। और जब इस वाटर को गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो तब जाकर ये गैस में परिवर्तित होता है ना। हम देख सकते हैं वाटर जब बुलबुले आने लग जाते हैं, उसके अंदर से भाप निकलने जाती है, तो तब इसमें एक्सचेंज होता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। सॉलिड में हम लिख सकते हैं जो कठोर चीजें होती है वो सॉलिड में आती है, और गैस में हम कह सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म, मतलब जो द्रव होती है, मतलब जो पतली पतली चीजें होती है पानी के समान, वो लिक्विड में आ जाती है, और गैस में जो एलपीजी, सीएनजी वो सारी चीजें। लेकिन हम टर्म की समझ, अगर हम टर्म से समझे इस चैप्टर में ठोस की द्रव में विलेयता, द्रव की ठोस में विलेयता, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसके ऊपर ही चलेंगे। हम अदर पढ़े तो वो नहीं चलेगा, लेकिन ये सॉलिड, लिक्विड वाला जो गैस, ये जो मैंने आपको टर्म बताया है, यही मेन रोल अदा करेगा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे है ना। तो ये हमारा विलयन वाला चैप्टर हमने कल डिस्कस कर लिया था कि विलयन के प्रकार क्या होते हैं। विलय और विलयन मिलकर एक होता है हमारा विलय, और एक हमारा होता है विलायक, है ना। विलय और विलयन, सॉरी विलायक नहीं, विलय और विलयन मिलकर विलायक का निर्माण करते हैं। विलयन और विलय मिलकर ये होता है हमारा कम मात्रा में, ये हमारा होता है अधिक मात्रा में। कम मात्रा और अधिक मात्रा के कारण ही विलय प्लस विलयन इजिकल टू विलायक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे अवयव जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं विलयन में विलायक कहलाते हैं, है ना। शॉर्ट टर्म में ऐसे विलयन जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो विलयन में विलायक कहलाते हैं, है ना। ये इसकी विलयन में विलायक कहलाते हैं, विलयन में विलायक कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि विलायक क्या होता है ना। जो कम मात्रा में पाए जाते हैं वो विलय कहलाते हैं, जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो विलयन कहलाते हैं, और दोनों मिलकर विलायक का काम करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें तो ये हमारा कोई गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, हमने ले ली यहाँ पर चीनी, ये दोनों मिलाकर विलायक का काम करेंगे, है। वाटर में इसको डाला, डिजोल्व हुआ, ये बन गया हमारा कोई सॉल्यूशन और ये विलायक हो गया। मुद्दे खत्म, डायरेक्ट, है ना। ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है विलेयता। के विलेयता में हम पढ़े अगर कि विलेयता क्या होती है, तो हम पढ़ेंगे ठोस की द्रव में विलेयता। किस प्रकार सॉलिड की लिक्विड में जो सॉलिबिलिटी होती है, विलेयता होती है, वो किस प्रकार की होती है ना। तो अगर एक कॉन्सेप्ट की बात करें
ठोस की द्रव में विलेयता। तो ठोस की द्रव में विलेयता कैसे पढ़ेंगे? सोडियम क्लोराइड होता है और चीनी होती है। अगर हम इन दोनों को वाटर में ऐड करें, ठीक है, वाटर में ऐड करें और ये अगर घुल जाते हैं तो ये ठोस की द्रव में विलेयता होगी, क्योंकि सॉलिड है और वो लिक्विड में डिसॉल्व होगी। लेकिन नेप्थेलिन और एथ्रासिन दो ऐसे पार्टिकुलर हैं जो द्रव में विलय नहीं होते हैं, वो ठोस के साथ ही विलय होते हैं। वो नेप्थेलिन और एथ्रासिन ऐसे हैं जो बेंजीन में विलय होंगे। अब बेंजीन क्या होती है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बेंजीन रिंग होती है, उसका एक कंपाउंड होता है, उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं और जब इसमें नेप्थेलिन और एथ्रासिन को डाला जाता है तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बेंजीन में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व नहीं होता है ना। तो यहाँ पर हम अगर लिखें कि ठोस की द्रव में विलेयता, एक आता है ठोस की द्रव में विलेयता। ये पूछा जाता है भाई, वह बहुत बार पूछा गया बोर्ड में कि ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है। तो हम पढ़े अगर सोडियम क्लोराइड प्लस शुगर डिसॉल्व इन वाटर, ये हो जाते हैं डिसॉल्व वाटर में। लेकिन नेप्थेलिन व एथ्रासिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। नेप्थेलिन और एथ्रासिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अगर हम बात करें कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन नेप्थेलिन और एथ्रासिन जो होगा वो हमारा बेंजीन में डिसॉल्व होगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म बता दिया कि सोडियम क्लोराइड और शुगर होगा वो वाटर में डिसॉल्व होगा और नेप्थेलिन और एथ्रासिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो ठोस की द्रव में विलेयता, मतलब सॉलिड है वो लिक्विड में चेंजमेंट हो रहा है। अगर वो चेंजमेंट होगा, अगर वो विलेयता, मतलब वो अगर पानी में हम शक्कर को डालेंगे, अगर वो डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब घुल जाएगी, वो मिल जाएगा, तो वो ठोस की द्रव में विलेयता है। अगर हमने सपोज करो कि पानी में कंकर को डाला, रेत को डाला, तो क्या वो डिसॉल्व होगी? डिसॉल्व नहीं होगी, तो वो ठोस की द्रव में विलेयता कैसे होगी? सॉलिड है वो लिक्विड में चेंजमेंट करने के लिए उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा ना, तो वो डिसॉल्व होगी तभी जाकर तो वो ठोस की द्रव में विलेयता कहलाएगी ना। तो सोडियम क्लोराइड और शुगर वाटर में डिसॉल्व है तो वो ठोस की द्रव में विलेयता है। लेकिन इसका एक अपवाद क्या है कि नेप्थेलिन और एथ्रासिन आते तो ठोस से ही है, लेकिन वो द्रव में विलेयता नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बेंजीन में होते, बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या क्या रिएक्शन होती है, उन रिएक्शनों के कारण वो आसानी से वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार आप वीडियो को स्किप कीजिए और वापस देखिए, तब जाके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, है ना। इसमें बहुत सारी थ्योरी नहीं है कि इतनी सारी थ्योरी बढ़ाते हैं, थ्योरी वाला सिस्टम नहीं है, सीधा सा फंडा। ये एग्जांपल आप बोर्ड में लिख के आ जाना, एक नंबर भी नहीं कटेगा, फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आता है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, है ना। संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है, यह भी हम शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। एक आता है हमारा संतृप्त विलयन और दूसरा आता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और दूसरा आता है असंतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या है? एक ऐसा विलयन जिस पर एक तापमान और दाब एक विलय के विलय संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब टेम्परेचर, है ना। अगर हम बात करें कि एक ऐसा विलयन जिस पर एक तापमान व दाब पर एक विलय ही विलय हो, मतलब टेम्परेचर और अगर हम प्रेशर की बात करें तो इसमें चाहिए एक विलय, है ना, एक विलय, एक ही पात्र हो, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर को देखने के लिए एक विलयन हो। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि तापमान व दाब के लिए एक ही विलय हो
एक ही सॉल्यूशन हो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन हो, एक ही विलय हो तो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। और नेक्स्ट बात करें, दो या अधिक विलय समान ताप और समान दाब पर, मतलब अलग अलग दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान तापमान और समान दाब वाले, समान तापमान और समान दाब वाले विलय को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। धीरे पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप अच्छे से इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप सोचें कि मैं कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, एनसीईआरटी में जाता हूँ, अगर आप एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ेंगे और मेरे ये वीडियो देख लेंगे तो मैं मतलब श्योर हो जाऊंगा कि आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं मतलब बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारी लैंग्वेजें पढ़ाई जाती है, पूरा बोर्ड भर देते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। मैं कम पढ़ा रहा हूँ लेकिन पढ़ा रहा हूँ जितना आपको जरूरत है। उसके बाद आता है टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव, सॉरी ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के जो ताप प्रभाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊष्माशेपी और दूसरा होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी और ऊष्माशेपी दो प्रकार के टर्म होते हैं। ऊष्माशेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें विलेयता घटेगी जब तापमान कम होगा और इसमें विलेयता बढ़ेगी जब तापमान बढ़ेगा, सीधा सा मुद्दा है। ऊष्माशेपी में क्या होगा, विलेयता घटेगी, है ना, विलेयता घटेगी तो टेम्परेचर कम होगा, विलेयता घटेगी तो तापमान भी घटेगा। ऊष्माशेपी विलेयता घटेगी तो तापमान भी घटेगा। अब इसका मतलब क्या है, विलेयता घटेगी तो तापमान भी घटेगा, इसका मतलब क्या है। सपोज करो कि हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन को हमने गर्म किया है, ठीक है, तो उसको हमने किसी दूसरे पात्र में लिया है, तो उसको टेम्परेचर से मतलब जहां से हम हीट दे रहे हैं उसको उससे हटाया तो वो ठंडा होगा और उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, उसके टेम्परेचर कम होने के साथ विलेयता कम होगी तो तापमान भी कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है